अक्टूबर 2015 सीआईए हेडक्वार्टर वर्जीनिया। जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने सीआईए के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन ब्रेनन उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर थे, जिनको फोन करना तो दूर की बात थी, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जानना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने सीआईए के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में तारे दिखा दिए। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा अंजाम दिया था? नाजरीन, जब कॉलर से उनकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खसूसन फिलिस्तीन में हमले बंद कर ले और दुनिया को पुरअमन रहने दे। उसकी फोन कॉल से पहले ही सीआईए को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग सीआईए समेत पूरे अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको इस वीडियो के आगे चलकर हो जाएगा। कॉल बंद होती ही पूरे अमेरिका की गवर्नमेंट और सीआईए हरकत में आ गई, क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था। तो ये सीआईए के लिए काफी ही शर्म का मुकाम था। आपको यहाँ बताते चले कि सीआईए के एजेंट सिर्फ इसी में अपनी ही हार मानते हैं अगर उसकी सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। लंगले वर्जीनिया में सीआईए हेडक्वार्टर्स के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है जो ऑफिसर को जिन कप्स में काफी पिलाई जाती है तो उन पे ना कोई लोगो होती है और ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। उसकी यही वजह है कि उन कप्स को ट्रेस करके एजेंट तक ना पहुंचाया जा सके। अब आप आइडिया लगा लेके जो सीआईए छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात करती है, उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती ही मालूम पड़ गया कि कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर लेस्चर के एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैकर्स कहता था और उसने एक हैकिंग की कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकर्स विद एटीट्यूड रखा था। पर इसने सीआईए को हैक कैसे और क्यों किया, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 2008 में जाना पड़ेगा, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट नाम से होती है और यह वीडियो गेम्स का बहुत ही बड़ा शौकीन था। उन्होंने वीडियो गेम में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर उसके अंदर चेंजेस शुरू कर दी। वो ऑनलाइन गेम जैसे कि काउंटर स्ट्राइक को अपने ही हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता। यानी कि वो चीट्स बनाता था, वो चीजों को अपने ही हिसाब से चलाने लगा। ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन एनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी, जो कि 2008 में काफी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज का हेडलाइन बना देता था। ये ग्रुप अपनी आवाज उठाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट को हैक करता था और उन पर अपनी मर्जी के मैसेजेस लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट एनोनिमस काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। डिफॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट हैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहते थे जिसकी वजह से उसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की जरूरत थी। लिहाजा डिफॉल्ट एनोनिमस के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गए। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुके थे, लेकिन ये हैकिंग ज्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। एनोनिमस ग्रुप बॉटनेट का इस्तेमाल करता था, यानी कि वो इंटरनेट पर वायरस बना के फैला देते थे और जिस भी कंप्यूटर में वो वायरस जाता वो एनोनिमस के फुल कंट्रोल में आ जाता था। वो तमाम कंप्यूटर जिनमें वायरस होता है उसको बोट कहते हैं, वैसे कंप्यूटर के पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। क्योंकि एनोनिमस का मेंबर होने की वजह से डिफॉल्ट के पास भी बॉटनेट का पूरा एक्सेस आ गया था और उसने देखा कि इस बॉटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा भी है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने उस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और उस मेडिकल कॉलेज के फाइनेंस रिकॉर्ड तक एक्सेस हासिल कर लिया। उसने देखा कि स्कूल के $9 मिलियन से ज्यादा की रकम स्टूडेंट से अभी उसूल करनी थी
और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफॉल्ट के पास आ चुके थे, जो उसने कॉलेज के कंप्यूटर से डिलीट कर दिए। डिफॉल्ट की पहली हैकिंग कामयाबी से हो चुकी थी। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेज का सारा निजाम दरम बरम हो गया। ये पहली हैकिंग तो उसने शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग गुस्से में की गई। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया, जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट एक्टिविस्ट को बहुत ही बुरी लगी। डिफॉल्ट के पास भी एक अपना कुत्ता था जिसको वो बहुत प्यार करता था, लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया गया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों से ज्यादती की इजाजत देती है क्या। न सिर्फ इतना, बल्कि डिफॉल्ट ने बॉटनेट का इस्तेमाल करके इस लॉ का फेवर में जितनी भी वेबसाइट बनाई गई थी अटैक करके उनको भी बंद कर दिया गया। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये बात फैल गई थी और पूरी दुनिया में डेनमार्क की इस कदम की मजम्मत होने लगी। लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। आखिरकार डेनमार्क की सरकार ने प्रेशर बर्दाश्त न कर पाई और अगले ही साल उनको ये फैसला वापस लेना पड़ गया। डिफॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था। लोग इसका क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को देने लगे, क्योंकि उस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हमेशा हेडलाइन में बना रहता था। ये बात डिफॉल्ट को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई कि इतना बड़ा कारनामा उसने किया और इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा। दूसरे हैकर की तरह डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। उसको मालूम था कि हैकिंग की वजह से अगर कभी ट्रेस हो गया तो उसका अंजाम काफी भयानक हो सकता है। वो नॉर्मली अपने घर का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसने एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीदा हुआ था। उसने अपने घर से काफी दूर इंस्टॉल किया गया था। वहां से अपने घर तक एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू वो इंटरनेट एक्सेस करता था। उसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर था, यहाँ तक कि सिक्योरिटी की वजह से ऑन होने में तकरीबन 30 मिनट्स लगा देते थे, मगर अपनी प्राइवेसी की खातिर उसको इतना इंतजार करने में कोई भी मसला नहीं था। खैर, अब तक आपने इस कहानी को सिर्फ दो कैरेक्टर्स के बारे में जाना है। एक है क्रेका जो कि इंग्लैंड में रहता है और दूसरा डिफॉल्ट जो यूएसए में रहता है। 2013 से पहले ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से ये दोनों एक ही हो गए। एडवर्ड जॉर्ज स्नोडन जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में एक कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट थे, एक अमेरिकन गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त उनको मालूम हो गया कि CIA हर इंटरनेट यूजर का डेटा और उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास रज़दारी से रखती है और फिर अपने मकसद के लिए उनको यूज भी करती है, जबकि यूजर को इस बात का इल्म तक ही नहीं होता। एडवर्ड CIA के इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, मगर उनको ये भी डर था कि अमेरिका में रहते हुए ये काम नहीं किया जा सकता, तो वो उनको मार दिया जाएगा या सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने की जुर्म में जेल भी भिजवाया जा सकता है। इसी वजह से एडवर्ड ने छुट्टी ली और हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने एक जर्नलिस्ट के सामने अमेरिका के इस सीक्रेट को दुनिया के सामने खोल दिया। ये खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोगों में गुस्सा बढ़ गया कि उनका डेटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसी बात पर रिएक्शन के तौर पर डिफॉल्ट और क्रेकर के आसपास में कॉन्टेक्ट हुआ। दोनों ने मिलकर अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फैसला किया गया। वो CIA को एहसास दिलाना चाहते थे कि जब लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उन्हें कैसे से महसूस होता है। क्रेका और डिफॉल्ट का मकसद एक था। डिफॉल्ट अपने अवाम की प्राइवेसी खत्म करने पर उसके साथ बदला लेना चाहता था, जबकि क्रेका गाजा पर किए गए हमलों का बदला लेना चाहता था। दोनों का दुश्मन एक ही था, अमेरिकन गवर्नमेंट। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया और किसी को भी करने से उनका फोन नंबर मिल जाता था। अब वो किसी और हाई प्रोफाइल आदमी को हैक करना चाहते थे और उन्होंने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का मिशन संभाल लिया। क्रेकर ने इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया तो उसका एक पब्लिक फोन नंबर सामने आ गया। उसने देखा कि वो नंबर वेरिजोन का था, जो कि अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है।
उसने ओरिजोन की इंटरनल टेक टीम को उसकी कंपनी के एम्प्लॉय बनकर फोन किया और कहा कि वो एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उससे राब्ता कर रहे हैं क्योंकि उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू है। वेरिजोन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पैन कोड मांगा जो वो ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद वेरिजोन ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल्स क्रेकर के आगे शेयर कर दी। अब क्रेकर के पास जॉन ब्रेनन का अकाउंट नंबर, बैकअप मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसकी बैंक क्रेडिट कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और 4 डिजिट्स भी मौजूद थी। अब अगला स्टेप ब्रेनन के ईमेल हैक करना था। उसने मालूम किया कि ब्रेनन के आखिरी 4 डिजिट्स पूछिए तो क्रेकर के पास पहले से ही मौजूद थे। इस तरह क्रेकर ने फौरन उसकी ईमेल एड्रेस का एक्सेस भी ले लिया। अब सीआईए के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल क्रेकर के पास आ गया था। उसने ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल खोला जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे। दूसरे सीआईए के ऑफिसर के डेटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली तमाम इंस्ट्रक्शन भी इसमें मौजूद थी। क्रेकर ने सारा इंफॉर्मेशन ठीक तरह से देख लिया। तब तक ब्रेनन को भी खबर हो चुकी थी कि उसका ईमेल अकाउंट भी हैक हो चुका है और उसने फौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया। मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि क्रेकर ये सारा डेटा अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका था। क्रेकर ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना स्टार्ट कर दी, जिससे पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में सीआईए की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुकी थी। वो हर हाल में जल्द से जल्द उनको पकड़ना चाहते थे लेकिन वो भी कोई सुराग हासिल नहीं कर पाए। जॉन ब्रेनन को फोन करने के कुछ दिन बाद क्रेकर ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि एफबीआई के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन मीडिया पर शेयर कर दी। ये सब कुछ करने के बाद क्रेकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो समझता था कि शायद उसको पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट जो कि यूएसए का ही रेजिडेंट था, अब वो परेशान रहने लगा। उसको डर था कि अगर वो पकड़ गया तो उसकी शामत आने वाली है। शायद वो कभी पकड़ ना जाता अगर डिफॉल्ट से ये गलती ना होती। उसने नशे की हालत में अपने दोस्त को बताया कि सीआईए को हैक करने के पीछे उसका ही हाथ है। बस ये गलती डिफॉल्ट और क्रेकर दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक रही। चंद दिनों बाद एफबीआई ने डिफॉल्ट के कमरे में छापा मारा और उसको घसीटते हुए ले गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रेकर के भी नाम सामने आ गया, जिसे ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया। क्रेकर का असल नाम केन गैम्बल जबकि डिफॉल्ट का नाम जेस्टन ग्रे था। कम उम्र होने की वजह से क्रेकर को 2 साल की कैद सुनाई गई, जबकि डिफॉल्ट जो डायरेक्ट सीआईए की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। दोनों आज जेल से आजाद है और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों ने ठीक किया था या गलत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके।